सुंदरपुर गांव में कांताबाई अपने बेटे सुमन के साथ रहती थी। कांताबाई बहुत गरीब थी। उसके पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। अपने बेटे की पढ़ाई और घर चलाने के लिए वो अपनी ही जेठानी नंदिनी के घर झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाने का काम करती थी। कांताबाई का बेटा सुमन 10वीं की परीक्षा देने वाला था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और पूरी लगन से दिन रात मेहनत करता था। उसकी एक ही चाहत थी, अच्छे नंबरों से पास होकर अपनी माँ का जीवन बेहतर बनाना। दूसरी तरफ नंदिनी का बेटा राकेश भी 10वीं की परीक्षा देने वाला था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो दिन भर मोबाइल में लगा रहता, गेम खेलता और अपने माता पिता की बातों को अनदेखा करता। एक दिन नंदिनी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, दिन भर मोबाइल देखते रहते हो। सामने बोर्ड की परीक्षा आ रही है। अगर नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे हो पाओगे? उसके पिता ने भी प्यार से कहा, हाँ बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन राकेश ने लापरवाही से जवाब दिया, मम्मी पापा, पढ़ने से क्या होगा? आजकल बिना पढ़े भी सब हो जाता है। उसकी बात सुनकर नंदिनी और उसके पति चुप रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उसे कैसे समझाएं। परंतु वही दूसरी ओर कांताबाई का बेटा सुमन दिन भर बहुत मेहनत से पढ़ता। माँ, मुझे ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन लेना है, इसलिए एक मोबाइल होता तो अच्छा होता। पर बेटा, हम कहाँ से लाएंगे मोबाइल? जब पैसे मिल जाएंगे तो मैं तेरे लिए एक अच्छा सा मोबाइल खरीद लूंगी। बेटा, तू अभी जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर। पर सुमन मानने के लिए तैयार नहीं था। अपनी माँ से कहता है, माँ, ऐसे नहीं होगा। मैं 10वीं की परीक्षा देने वाला हूँ। मुझे अब ऑनलाइन क्लास में ज्यादा पढ़ना है। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार कह दिया ना, जब पगार मिल जाएगी तब ले लेना। उसके बाद कांताबाई काम पर चली जाती है। उसे भी अपने बेटे को डांटकर बहुत बुरा लगता है, पर वो करेगी ही क्या? परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी चीज समय पर हासिल करना आसान नहीं होता है। सारा काम खत्म करके वो मालकिन के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, मैं कह रही थी कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या बोली तू? पैसे? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? कुछ सोचे समझे बिना बस मुंह उठाकर चली आई पैसे मांगने। देखो कांताबाई, महीने का पगार तो तुम्हें अंत में मिल ही जाता है। क्या तुम लोगों की आदत हो गई है बीच बीच में पैसे मांगने की? तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मैं दूसरी काम वाली ढूंढ लूंगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैंने ऐसा कब कहा? बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा सुमन ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है। उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मांगा जाए। आप मुझे दे देते तो अच्छा होता। बदले में आप इस महीने की पगार काट लेना। ये सुनकर नंदिनी और गुस्से में हो जाती है और कहती है, क्या खुद की औकात नहीं है और सपने देखने लगी बड़े बड़े? कांताबाई, तुम्हें बुरा लगे या भला, सच बोलने में कोई एतराज नहीं। तुम इतनी मेहनत से 2 पैसे कमाते हो, उस पैसे को भविष्य में जोड़ोगे तो काम आएगा। क्या जरूरत है सुमन को ऑनलाइन ट्यूशन में पढ़ाने की? इतना पढ़ लिख कर कोई महान आदमी नहीं बनेगा। यहाँ तो इतने सारे लोग बैठे हैं, यहाँ किसी को तो कुछ नहीं मिला है और तुम जैसे गरीबों को इतनी जल्दी मिल जाएगा। नंदिनी की बात सुनकर कांताबाई को बहुत ही बुरा लगता है। फिर एक बार के लिए उसने सोचा, शायद मालकिन सही कह रही हैं। मेम साहब, शायद आप सही कह रही है। ये हमारे नसीब की बात नहीं है। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इतना समय फालतू पैसा खर्च करने से अच्छा तुम अपने बेटे को हमारे यहाँ काम पर लगा दो। और वो अपने घर चली जाती है। अगली सुबह कांताबाई सुमन के स्कूल पर जाती है और प्रिंसिपल से कुछ बात करती है। प्रिंसिपल साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। साहब, वो मैं बोल रही थी ना, मेरा बेटा सुमन है ना, अब पढ़ना नहीं चाहता है। आप उसका नाम रजिस्टर से हटा दीजिए। ऐसे कैसे पढ़ना नहीं चाहता बहन जी? पता है आपको, आपके बेटे ने गणित में 100 में से 100 नंबर लाए हैं और अंग्रेजी में भी कोई कम नहीं है। पूरे स्कूल में उसने टॉप किया है। वो तो भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। ये सुनकर कांताबाई चौंक जाती है। पहले तो उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे, अब तो उसकी आंखों से खुशी के मारे आंसू बहने लगे। फिर उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। उसके बाद कांताबाई स्कूल से निकलकर अपने घर की ओर चली जाती है। उसे कुछ याद आया और वो अपनी पुरानी अलमारी को खोलती है
जहां पर 2 सोने के कंगन रखे हुए थे। कांताबाई कंगन उठाती है और अपने मन ही मन सोचती है, कंगन बेच देती हूँ, इससे मुझे कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा और सुमन का ऑनलाइन एडमिशन भी हो जाएगा। वो बाजार जाती है और सोने की दुकान में अपने दोनों कंगन बेच देती है। उसके बदले में अपने बेटे का ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन करा देती है। सुमन को पढ़ने में थोड़ा आसान हुआ, वो मन से पढ़ने लगा। जब बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, अच्छे नंबर लाकर पूरे स्कूल में अपना नाम रोशन करता है। इसलिए स्कूल की ओर से उसे और उसकी माँ को बुलाकर उनका ढेर सारा स्वागत किया जाता है। साथ ही उसे 1000 रुपए का इनाम भी दिया। ये देखकर माँ बेटे के दोनों की आंखों में आंसू निकल आते हैं। पर जब ये बात नंदिनी को पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसका बेटा दीपक फेल हो चुका था। और नंदिनी बोलती है, औकात देखो उसकी, मेरे माना करने पर भी उसने अपने बेटे को पढ़ाया और उसके बेटे ने टॉप कर दिखाया और मेरा बेटा फेल हो गया। ऐसे हाय दिन बीत गए और सुमन ने 10 भी पास कर लिया और अब इंटरमीडिएट का एग्जाम देता है। कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है और वो फिर से टॉप करता है और वो खुशी खुशी अपना रिजल्ट लेकर अपने घर आता है। जब घर पहुंचकर देखता है तो उसकी माँ चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, आंखें खोलो ना। उसकी माँ को कुछ हो न जाए, इसलिए वो अपनी माँ को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी उनको होश नहीं आया है। तभी वहीं एक नर्स आती है और कहती है, तुम ही सुमन हो, जाओ काउंटर पर 1 लाख रुपए जमा करो, तभी उनका इलाज होगा। 1 लाख रुपए सुनकर सुमन के होश उड़ जाते हैं। वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? और वो पैसों की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि वो अपने चाचा चाची के पास भी जाता है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। सुमन मन हाय मन उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी उसे उसके प्रिंसिपल मिल जाते हैं। सुमन बेटा, कैसे हो तुम? बहुत टाइम बाद दिखे। सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्या हुआ बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? और फिर सुमन अपने सर को अपनी पूरी कहानी बता देता है। बेटा, मैं तो रिटायर हो गया, मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वो दोनों गांव में सुमन की मदद के लिए निकल जाते हैं और एक बोर्ड तैयार करते हैं, मेरी माँ की जान बचाओ, मदद के लिए हाथ उठाओ। और वो गांव वालों से मदद लेते हैं और सब गांव वाले मिलकर सुमन की मदद करते हैं और सुमन की माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। और वो पैसों को लेकर हॉस्पिटल में जाता है और पैसे जमा कर देता है। अब आप टेंशन मत लो, अब आपकी माँ का इलाज सही से हो जाएगा। और फिर सुमन, सर, आज आपकी वजह से मेरी माँ का इलाज हो रहा है। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर, अब मेरी माँ की तबीयत कैसी है? बेटा, अब तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब आप उन्हें घर ले जा सकते हो। धन्यवाद। माँ, आप कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। नहीं माँ, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम करो, आज से काम पर मैं जाऊंगा। सुमन को पढ़ाई छोड़कर काम पर ध्यान देना पड़ा। आखिर हालात ही ऐसे थे जिसके कारण उसने अपने सारे शौक उतार कर माँ की जगह मालकिन का नौकर बनकर काम करना शुरू कर दिया। सुमन को काम करते देखकर उसका परिवार हंसने लगता है। अरे, इतना पढ़ लिख कर क्या लाभ हुआ तुझे? देख मेरे बेटे को, न पढ़कर भी अपने पिता का कैसे काम संभाल लेता है। अपनी औकात देखे बिना ही बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। तुझे पता है, जिस थाली में खाता है उसी थाली को साफ करता है।
इसलिए देख, मैंने तो पहले ही तेरी माँ को कहा था कि हमारे यहाँ काम पर लगा दो, पर नहीं, मेरी बात ही नहीं मानी। नंदिनी की इतनी बातें सुनने पर भी सुमन कुछ नहीं बोलता है। वो बिना सर उठाए वहाँ से चला जाता है और चुपचाप सारा काम कर घर जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है जिस पर IAS लिखा हुआ था। वहाँ खड़ा एक आदमी सारे इंजीनियरों को डांट रहा था। बार बार कह रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। सरकार पूरे पैसे दे रही है तो आप निर्माण कार्य में इतनी गड़बड़ क्यों कर देते हैं? ये कोई सड़क बनाई है, 1 साल तक नहीं टिक पाएगी। हमें जनता की सेवा करनी है या कोई लूट मचानी है? चलो ठीक से काम करो। सारे इंजीनियर डर के मारे चुपचाप खड़े रहते हैं। कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ा रहता है। फिर उसे पता चलता है कि वो IAS ऑफिसर है। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। फिर जब रात होती है, सुमन बिना सोए पूरी रात IAS ऑफिसर के बारे में सोचता रहता है। IAS बनने और जनता की सेवा करने का उसे बड़ा ही शौक था। अगले दिन वो फिर से नंदिनी के यहाँ काम करने निकल जाता है। सुमन काम तो कर रहा था, पर उसका ध्यान काम पर नहीं बल्कि दूसरी ओर था। नंदिनी दूर से ये देख रही होती है। उसे पता था सुमन का ध्यान काम पर नहीं बल्कि दूसरी जगह है। वो तुरंत उसके सामने आई और उसे जोर से डांटने लगी। ये क्या, तू काम करने के लिए आता है या ध्यान करने? चुपचाप काम कर, नहीं तो ऐसा हाल करूंगी कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और रोज की तरह काम कर जब घर लौटता है, उसकी माँ उससे कहती है, आ गया मेरा बेटा। अभी सुमन को किसी का फोन आता है। फोन रिसीव किया तो पता चला आज उसका इंटरव्यू है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बेटा, सब अच्छा होगा। बस भगवान से प्रार्थना कर और मैं तो सदा तेरे साथ हूँ। सुमन इंटरव्यू देता है और अपनी मेहनत पर रंग लाता है। जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारे इस मेहनत के पीछे कौन है, तब वो बताता है, इसकी एक ही वजह है, वो मेरी माँ। वो वही मेरा सब कुछ है। उन्होंने लोगों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया। उन्होंने मुझे जिंदगी का कीमती सबक सिखाया। इसलिए आज मैं ये सब कर पाया। इंटरव्यू जब खत्म हो जाता है तो सुमन अपने घर आ जाता है और माँ को सारी बात बताता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान हमारी मेहनत पर रंग लाए। हाँ माँ, और इस सब के पीछे तेरा ही तो हाथ है। कुछ दिन बाद अखबारों में खबर छप जाती है। सुमन का IAS बनने का सिलेक्शन हो जाता है। नौकरी की खबर सुनकर माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसके सारे सपने अब सच होने वाले हैं। जब IAS की पोशाक पहनकर बेटा अपने घर पर आता है तो कांताबाई उसे देखते ही रह जाती है। एक समय था जब उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान हमारी मेहनत पर रंग लाए। पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं होती, फिर भी कोई उनकी मदद के लिए राजी नहीं होता। आज वही लड़का खुद की मेहनत से IAS अफसर बना। वो कहते हैं ना, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और IAS बनो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।